किसान भाइयों नमस्कार, मैं चंद्रमोहन आपका कृषि जागरण यूट्यूब में स्वागत करता हूं। हमारा जो न्यूज बुलेटिन है उसमें सबसे पहली खबर ये है कि किस तरीके से हमने अमेरिका को भी ये दिखा दिया है कि हम आपके बादाम वगैरह जो लेंगे उसके ऊपर क्या शुल्क दिया जाएगा। अभी देखने में आया है कि अमेरिका की ओर से भारतीय कृषि उत्पादों के आयात पर लगाए गए शुल्क के जवाब में भारत भी अमेरिकी आयात पर शुल्क लगा सकता है, जिसका अमेरिकी निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा और उसका लगभग 90 करोड़ डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। गौरतलब है कि अमेरिका से भारत में सेब, बादाम, अखरोट, दाल और चना आयात किया जाता है। भारत ने भी सेब, बादाम और मसूर समेत अन्य अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में इस बात का अंदेशा जताया गया है कि अगर भारत की ओर से कृषि उत्पादों को लेकर इस तरह का कदम उठाया जाता है तो अमेरिका के निर्यात पर करीब 90 करोड़ डॉलर का असर पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले साल ही भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले सेब, बादाम, अखरोट और दालों पर शुल्क बढ़ाया था। हालांकि शुल्क लागू होने की तिथि को लगातार बढ़ाता आ रहा है। भारत की ओर से यह टैरिफ बढ़ाने का फैसला अमेरिका की तरफ से भारत के निर्यात, स्टील और एल्युमिनियम की चीजों पर भी टैरिफ लगाने के बाद किया गया था। बता दें कि भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों की भी टैरिफ बढ़ाने के बाद भी शुल्क में बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। हालांकि इसकी घोषणा करीब 6 महीने पहले ही कर दी गई थी। दरअसल अमेरिकी संसद की स्वतंत्र शोध शाखा संसदीय शोध सेवा CRS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन, यूरोपीय संघ, तुर्की, कनाडा और मेक्सिको के जवाबी शुल्क के दायरे में 800 से अधिक अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पाद आते हैं। CRS ने ट्रंप सरकार के शुल्क लगाने की प्रक्रिया पर भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों पर शुल्क लगाने की धमकी दी है। हालांकि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत के मद्देनजर ये शुल्क लगाने की तिथि को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। अब आने वाली 31 जनवरी की तारीख तय की है। CRS ने कहा है कि अमेरिका ने भारत को 2017 में कुल 1.8 अरब डॉलर की कृषि उत्पादों का निर्यात किया था। भारत ने जिन उत्पादों पर शुल्क लगाना निर्धारित किया है उसका मूल्य 85.7 करोड़ डॉलर है। अमेरिका के किसानों, खासकर बादाम उगाने वाले भारत के जवाबी शुल्क की धमकी को महसूस कर रहे हैं। तो ये बात जो हमारे यहाँ बादाम और अखरोट उगाने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप हमारा YouTube देख रहे हैं और इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं और लाइक करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और घंटी पर बटन दबाइए। और अगर आप इस न्यूज को और पूरा पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आप कृषि जागरण का पोर्टल देखिए और हमारी पत्रिका को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक राय। आज मैं आप लोगों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य और केंद्र सरकार समय समय पर किसानों को कम से कम लागत में खेती करने के लिए अनुदान देती आ रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने 12 जिले के 30,000 किसानों को बिजली पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। हर साल 10,000 रुपए की सब्सिडी देगी, जिसमें प्रति माह 865 रुपए पड़ेगा। इसके लिए जो किसान हैं वो डिस्काम कार्यालय में आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड और बैंक कार्ड सबमिट कर दिए हैं ताकि उनका जो सब्सिडी है वो आसानी से उनके खाते में आए और उन्हें अपने अनुदान के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इस खबर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.kisijagran पर जाके जानकारी और ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं किशन अग्रवाल आज आपको बताने जा रहा हूँ खेती से जुड़ी कुछ जानकारी। आजकल हमारे देश में सबसे ज्यादा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और हर राज्य जैविक खेती को बढ़ाने के लिए नए से नए तरीके को अपनाने में लगा हुआ है। इस काम को करने के लिए उनको कई तरह के अवार्ड भी मिल रहे हैं। इसीलिए जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक इंडिया अवार्ड पंजाब को दिया गया है। पंजाब को जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और इसको आगे बढ़ाने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड में पहला स्थान मणिपुर को मिला है, जबकि तीसरा स्थान
उत्तराखंड को मिला है। पंजाब को इसके लिए दूसरा श्रेणी का अवार्ड प्रदान किया गया है। पंजाब में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए एग्रो इंडिया नए से नए कदम उठा रहा है और इसके लिए वह जैविक खेती को बढ़ाने के साथ ही किसानों को नए तरह के जैविक उत्पाद उपलब्ध करवा रहा है। दिल्ली में ये अवार्ड केंद्रीय उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रदान किए। पंजाब एग्रो जैविक खेती को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। देश में ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती कैसे आगे बढ़े, इसके लिए पंजाब के एग्रो इंडिया इस कदम को और आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और नए से नए अनुसंधान भी कर रहा है। इसके लिए मैं किसानों को कई तरह के जैविक गेहूं, चना, सरसों समेत कई तरह की और फसलों को भी उपलब्ध करवा रहा है। अगर आपको जैविक खेती से जुड़ी और भी जानकारी या इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। आज हम बात करेंगे खाद के बारे में। इन दिनों कई राज्यों में उर्वरक की मारामारी मची हुई है। किसानों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कई राज्य प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश ने एक दिन में पहले एक खाली पड़ी प्राइवेट दुकानों और सरकारी गोदामों को मंगलवार को फिर से खाद की बोरियों से भर दिया। मंगलवार को सुबह यूरिया खाद की रेत दतिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसके बाद प्राइवेट दुकानों किसानों की मांगों के अनुरूप ट्रकों के खाद को बोरियों को लाद कर ले गए। कृषि विभाग ने भी राज्य के किसानों को आसानी से खाद की बोरियां मुहैया कराने के लिए सभी सरकारी गोदामों पर टोकन सिस्टम शुरू कर दिए हैं, जबकि प्राइवेट दुकानों पर विभाग ने 2-2 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक दुकान पर पीओ मशीन में रखवाई गई खाद देने के लिए दौरान कई गड़बड़ियां हो सकती हैं। बता दें कि एक दिन पहले एक जिले में खाद की किल्लत देखी जा रही थी। सावड़ा में 100, बसाई में 100 और भंडेर में 50 मैट्रिक टन यूरिया बचा था, जबकि दतिया में प्राइवेट दुकानें खाली हो गई थी। गोदाम पर भी ज्यादा खाद नहीं थी। किसानों को परेशानी हो रही थी, लेकिन मंगलवार को खाद की एक रेत उपलब्ध हो गई। रेलवे स्टेशन पर पहुंची रैक ने 285 मैट्रिक टन यूरिया खाद लाया। इसमें से 1200 मैट्रिक टन यूरिया मार्कफेड यानी सरकारी वितरण व्यवस्था को भेजा गया, जबकि 800 मैट्रिक टन जिले के प्राइवेट दुकानों पर भेजा गया। 300 मैट्रिक टन यूरिया भिंडे जिले के लहार कस्बे में, 500 मैट्रिक टन यूरिया ग्वालियर समेत अन्य जगहों पर मांग के अनुसार भेजा गया। स्टेशन पर रैक लगते ही ट्रकों की लाइन खाद की बोरियां लादने के लिए लग गई। खाद लेकर जाने लगी। बता दें कि कृषि विभाग की ओर से कृषकों को आसानी से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए, कालाबाजारी रोकने व अर्थव्यवस्था रोकने के लिए विभाग द्वारा टोकन सिस्टम जारी किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश से एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के दतिया शहर में रहने वाले कई किसान और क्षेत्रीय लोग 1 या 2 कमरे में ही मशरूम की खेती करके कुछ ही महीनों में 1.5 से 2 लाख रुपए तक का लाभ कमा रहे हैं। इसकी लाभदायक खेती की शुरुआत दतिया के नरिया में रहने वाले प्रतीक शर्मा ने एक छोटे से कमरे में की थी। पिछले 10 सालों से वे मशरूम की खेती कर रहे हैं। अब और लोगों के साथ मिलकर वह मशरूम की खेती करके 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से कमा रहे हैं। जानते हैं उन्होंने शुरुआत कैसे करी। प्रतीक शर्मा ने 10 साल पहले एक कमरे मशरूम की खेती के लिए किराए पर लिया था। इस कमरे में उन्होंने मशरूम की खेती का उत्पादन कार्य शुरू किया, जिसके बाद वह लगातार मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। प्रतीक शर्मा न सिर्फ खुद खेती कर रहे हैं, बल्कि इस काम के बारे में आसपास के लोगों को भी जागरूक करके वह खेती का काम कर रहे हैं। उनकी मशरूम की खेती अब शहर में भी लोकप्रिय होती जा रही है। फिलहाल वे लोगों के साथ मिलकर साझेदारी करके मशरूम की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 300 वर्ग फीट के एरिया के कमरे में मशरूम लगाने से लगभग 15,000 रुपए का खर्च आता है। इसमें 1 क्विंटल मशरूम का बीज, 10 क्विंटल भूसा और दवाइयां भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया में मशरूम के 10-10 किलो के पैकेट प्लास्टिक बैग तैयार करके कमरे में भरकर रख दिए जाते हैं। ठीक तरह से उचित तापमान और आर्द्रता मिल जाने से बैग में करीब 40 दिनों में मशरूम तैयार हो जाता है। अक्टूबर से मार्च तक होती है मशरूम की खेती। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 12 महीने मशरूम की खेती होती है, लेकिन शहर में मशरूम के हिसाब से यहाँ अक्टूबर से लेकर मार्च तक ही मशरूम की खेती की जाती है। करीब 40 दिनों में मशरूम की खेती प्राप्त की जा सकती है।
नमस्कार किसान भाइयों, आगे की मौसम की खबरों के लिए मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। उत्तर भारत में पश्चिम से एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसकी वजह से पर्वतीय राज्यों में आज बर्फबारी के साथ हल्की बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले पड़ने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह पंजाब के अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और कपूरथला में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं कुछ दिनों तक मध्य भारत के राज्यों को प्रभावित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि विदर्भ और उसके आसपास के इलाकों में एक ऐसा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है जिसकी तुलना में वो काफी कमजोर है। इसके कारण मध्य भारत पर दक्षिणी पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शहरों का तापमान बढ़ेगा और शीतलहर खत्म होने की आशा लगाई जा रही है। साउथ इंडिया के राज्य खासकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर बनी रहेगी। अब इन राज्यों में हवाएं दक्षिणी दिशा से आने लगी हैं, जो गर्म है। इसकी वजह से यहाँ के मौसम में थोड़ा बहुत गर्मी का माहौल बना रहेगा। दक्षिणी भारत के शेष स्थानों पर मौसम में कोई ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो फिर वहां पे उड़ीसा में एक दो स्थानों पर शीतलहर का कहर जारी रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में पारा और ऊपर जा सकता है, जिससे शीतलहर में कमी की उम्मीद है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश जहां आज कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी सभी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। धन्यवाद।